प्रिय दोस्तों, मैं एडवोकेट श्री राजीव कुमार आज आप सभी को बताऊंगा कि एक अच्छे वकील साहब का चयन कैसे करना चाहिए। अक्सर शहरों में जानकारी ज़्यादा होती है तो शहर में हम अच्छा वकील साहब चुन लेते हैं, लेकिन जो गांव के हमारे साथी हैं, गांव के जो लोग हैं, उन्हें अच्छा वकील चुनने में कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि उन लोगों को कानून की कम जानकारी होती है। और कानून की कम जानकारी होने की वजह से वे किसी भी प्रकार का वकील चुन लेते हैं और फिर जो है उन्हें वो लाभ नहीं मिल पाता है जो मिल सकता है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि वकील साहब जो होते हैं हमारे, वो सभी कोर्ट जाते हैं, सभी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जिसमें अनुशासन होता है, जिसमें जो है प्रतिदिन सीखने की प्रवृत्ति होती है, वही वकील साहब ज़्यादा ऊपर पहुँचते हैं। वही वकील साहब न्यायपालिका की मदद कर पाते हैं न्याय दिलाने में। इसलिए जो है 80% वकील साहब 20% कमाई कर रहे हैं और 20% जो वकील साहब हैं हमारे देश में, वो 80% कमाई कर रहे हैं। इसका एक कारण यही है कि जो 20% वकील साहब हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं और उन्हें जो है ना ज़्यादा अपने जो क्लाइंट्स हैं उन्हें ज़्यादा राहत दिलाते हैं। हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हमें वकील की क्या वास्तव में ज़रूरत है। जो हमारी सीआरपीसी है उसमें सेक्शन 303 ये कहता है कि एक क्लाइंट अपना केस खुद भी लड़ सकता है और वो किसी अपने एडवोकेट के थ्रू भी अपने केस को परस्यू कर सकता है, केस को लड़ सकता है। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है कि जो वकील साहब हैं उनका लंबा अनुभव होता है, वो जो है प्रोफेशन में लंबे समय से हैं, जबकि क्लाइंट के पास जब केस होता है, जब वो कचहरी की तरफ आता है, कोर्ट कचहरी की तरफ आता है। अक्सर जो है हमारे समाज में कोर्ट कचहरी जाना अच्छा नहीं माना जाता है और ये कहते हैं कि चप्पल गिर जाएंगे, न्याय नहीं मिलेगा। तो इसमें यहाँ पे और ज़्यादा क्लाइंट के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उन्हें एक अच्छा वकील साहब मिले जो उन्हें न्याय दिला पाए। यहाँ पे मैं अपने जो कानूनी सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। जो 11वीं शताब्दी थी उससे पहले जो भारत था वहाँ पे छोटे छोटे राज्य थे, हिंदू राज्य थे, वो आपस में लड़ते भी रहते थे। लेकिन जो भी हो, वहाँ पे भी एक जो सबसे छोटी इकाई थी राज्य की, वो ग्राम थी, गांव थी। और गांव में जो है जो न्याय दिया जाता है था वो पंचों के द्वारा दिया जाता है था। और जो हमारे हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था थी 11वीं शताब्दी तक, वो जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो चुकी थी और जाति व्यवस्था के अनुसार ही हिंदू से न्याय किया जाता था। जिसकी जाति बड़ी होती थी उसे न्याय अलग था, जिसकी जाति छोटी थी उसके लिए न्याय अलग था। इस तरह जी भेदभाव था और पंचों पर अक्सर भेदभाव के आरोप लगाए जाते हैं। उसके बाद जो है जब मुगल शासन हमारे यहाँ स्थापित हुआ तो पहले जनसंख्या हमारी जो थी भारत की, वो ज़्यादातर गांव में रहती थी। मुगल शासन आया तो उन्होंने शहरीकरण किया तो जो है शहरों में भी आबादी आई तो उन्हें भी न्याय की ज़रूरत पड़ी। तो वहाँ पे जो है फिर काजी सिस्टम लागू हुआ और काजी न्याय किया करते थे। लेकिन इन न्याय में भी ज़्यादातर पक्षपात होता था और जो है उसका कोई एक स्टैंडर्ड नहीं था। अगर जो है काजी 10 तरह के हैं तो 10 तरह के फैसले देते थे। इसी तरह से जो है पंच अगर 10 तरह के हैं तो 10 तरह के फैसले दे रहे हैं। तो न्याय में समानता नहीं थी और जो है न्याय पे जनता का भरोसा उठा हुआ था। इसके बाद जो है ब्रिटिश शासन जहाँ यहाँ पर स्थापित हुआ तो जो 1857 की क्रांति है उससे पहले उन्होंने अपने जहाँ जहाँ उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर तैयार कर लिया था वहाँ पे अंग्रेज़ी सिस्टम लागू किया और अंग्रेज़ी कानून से वहाँ पे न्याय देते थे। वो अक्सर जो है मुंबई, कलकत्ता, जो ये बड़े हमारे महानगर रहे हैं वहाँ पर अंग्रेज़ों के कानून लागू थे और वो अंग्रेज़ वहाँ पर न्याय किया करते थे। लेकिन 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उसने जो है अंग्रेज़ों के कान खड़े कर दिए। अंग्रेज़ों को बहुत भारी क्षति पहुँची उसमें। तो उन्होंने सोचा कि अगर इस भारत को अनंत काल तक गुलाम बनाना है, अनंत काल तक यहाँ राज करना है, तो यहाँ पर भी जो है कानून स्थापित करना पड़ेगा और कानून लिखित में यहाँ पे भी देने पड़ेंगे। लिखित में तो पहले भी थे लेकिन उन्हें यूनिवर्सल रूप देना पड़ेगा जो पूरे भारत में लागू हो सके। इसलिए लॉर्ड मकाले को जो है कमीशन का एक अध्यक्ष बनाया गया था। उनकी अनुशंसा के बाद भारत में आईपीसी 1860, सीआरपीसी हमारी जो अब 1973 थी उससे पहले वो 1858 थी, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ये लागू कर दिए गए। ये कानून थोड़ा स्ट्रिक्ट भी किए गए। स्ट्रिक्ट करने का मैं ये मतलब था, जैसे एक आईपीसी में सेक्शन 34 है
तो उसमें जो है एक अपराध में अगर जो है एक ग्रुप भाग लेता है तो सबको ये सज़ा मिल जाती है जो एक व्यक्ति को सज़ा मिलती है। तो इस तरह से स्ट्रिक्ट किया गया जिससे जो है ना लोग संगठित होकर 1857 जैसी क्रांति दोबारा न कर पाए। लेकिन इनका लिखित कानूनों का ये प्रभाव रहा है कि पूरे भारत में समानता आ गई। हालांकि जो है जो कड़े कानून थे, फांसी की सज़ा अक्सर होती थी और हमारे भारतीयों को इतना ज्ञान नहीं था, उन्हें वो जो है अक्सर ऐसी चीज़ें हो जाती थी उनसे कि उन्हें लंबे समय तक कारावास में भी रहना पड़ जाता था। तो इसलिए हमारे भारतीयों अंग्रेज़ों ने सोचा कि भाई इन्हें खाली क्लर्क, उन्होंने तो जो सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी जो भारतीय थे उन्हें छोटी पोस्ट दी जाती थी जिससे वे जो है काम में ही लगे रहें और जो है जो शासन की मलाई है और जो शासन के बड़े काम हैं वो जो है अंग्रेज़ों के हाथ में रहें। अंग्रेज़ों को वैसे भी जो हिंदुओं की न्याय थी प्रणाली उसमें भरोसा नहीं था। उनका ये कहना था कि भाई ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था से प्रेरित है और आदमी आदमी भेद करती है, तो इस न्याय व्यवस्था को लागू करना भारत के हित में नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर की न्याय व्यवस्था को लागू किया जिसमें हर नागरिक को समान समझा गया और अगर किसी ने एक ही तरह का अपराध किया है तो उसे एक ही तरह की सज़ा मिलती है, चाहे उसकी जाति कुछ हो, नस्ल कुछ हो या उस पे जन्म स्थान कुछ हो, स्थान कुछ हो, तो कोई भेदभाव सज़ा में नहीं किया जाता था। अब ये जो कानून अंग्रेज़ों ने लागू किए ये सब इंग्लिश में लिखे हुए हैं। अब इंग्लिश में लिखे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि वकील को इंग्लिश लिखने पढ़ने में समर्थ होना चाहिए। तो सबसे अच्छा वकील तो वही होगा जो अच्छी तरह इंग्लिश लिख पढ़ सके। और जो हमारा भारतीय संविधान है उसने भी ये प्राविधान अभी तक रखा है कि जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है उसमें कामकाज की भाषा इंग्लिश ही रहेगी। इसका मतलब ये है कि आपको लिखना पढ़ना बोलना सब इंग्लिश में पड़ेगा, तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। इंग्लिश एक विदेशी भाषा है तो जाहिर सी बात है कि जो वकील साहब ज़्यादा अपना समय देंगे इस कार्य के लिए वो ज़्यादा सफल हो जाएंगे और जो वकील साहब कम समय देंगे तो वो कम सफल रहेंगे। तो इसलिए जो है जो क्लाइंट्स हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि जो वकील साहब उन्होंने चुना है वो इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहिए, लिखने पढ़ने और जो है बोलने में, और ख़ासकर जो है उसकी ड्राफ्टिंग तो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और लंबा अनुभव होना चाहिए और जो है उसका कंडक्ट भी बहुत अच्छा रहना चाहिए। जैसे जो है मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट रहा हूँ, 27 साल तक मैं रहा, तो जो है गुड कंडक्ट हमारी एक अनिवार्य होता है सरकारी कर्मचारी के लिए कि उसे गुड कंडक्ट रखना ही रखना है। इसी तरह से जो है ना एडवोकेट के लिए भी गुड कंडक्ट बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए जो है एडवोकेट एक्ट में उनके लिए ये प्रावधान किया गया है कि उन्हें जो है गुड कंडक्ट रखना है, क्लाइंट के प्रति जो ड्यूटी रखनी है, न्यायपालिका के प्रति जो ड्यूटी रखनी है और अपने जो है जो सहकर्मी हैं अन्य वकील हैं उनके प्रति की जो ड्यूटी करनी है वो सब रिटन में है, जिससे जो है हर वकील को पालन करना पड़ता है। और जो वकील अगर कोई इसके विरुद्ध काम करता है तो उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाती है। बार काउंसिल है हर स्टेट में, वो जो है वकीलों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है और क्लाइंट भी अगर चाहे तो इन बार काउंसिल से संपर्क कर सकता है अगर कोई वो लगता है कि उनका वकील साहब उनका शोषण कर रहा है या जो है वो वकील साहब ने भी कोई ऐसा काम किया है जो उसके प्रोफेशन के विपरीत है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जो है जो वकील साहब अच्छे होते हैं वो मृदुभाषी मिलेंगे आपको, नशा नहीं करते होंगे और जो है उनका नैतिकता का स्तर ज़्यादा बड़ा होगा उनका, वे अपने जजों को पूरा सम्मान देते होंगे, जो सरकारी अधिकारी हैं उनका पूरा सम्मान करते होंगे, क्लाइंट के साथ हमेशा ऐसा व्यवहार करते होंगे कि जिससे क्लाइंट को लगे कि जो है ना वकील साहब मेरा नहीं खुद का मुकदमा लड़ रहे हैं। और क्लाइंट के अंदर ये भरोसा जगाने वाले होने चाहिए कि जो है ना हाँ भाई आपको न्याय मिल कर रहेगा। और अक्सर क्या होता है कि कई बार अपराध तो कर दिया है अपराधी ने, अब अपराध में सज़ा तो मिलेगी भाई। अब वकील साहब क्या कर सकते हैं कि भाई अगर अपराध प्रूव हो जाता है तो आपको जो है जो मैक्सिमम ना पेनल्टी मिले उसका प्रबंध कर सकते हैं, भाई मिनिमम जो है जो पनिशमेंट मिल जाए आपको, ये प्रबंध कर सकते हैं। लेकिन आपको ये कह देना कि भाई जो है वकील साहब ख़राब हैं और सारी चीज़ जो है वकील साहब पे डाल देना, ये अच्छी बात नहीं है। हर क्लाइंट को ये समझना चाहिए कि अगर अपराध हुआ है और अब उसका प्रूफ हो गया है कोर्ट में तो फिर उसमें वकील ख़राब होने वाली बात नहीं है। इसमें तो जो आपने अपराध किया है आपको सज़ा मिल गई है। अगर वकील
साहब अगर मिसकंडक्ट करेंगे तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक तो कार्रवाई हो सकती है। और ये कानून कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई जो है ये भेद करेगा भाई वकील को सज़ा नहीं देनी है और जो है अन्य व्यक्तियों को सज़ा देनी है। यहाँ तो जो भी अपराध करेगा उस पर ये इंडियन पिनल कोड और CRPC ये लागू है। और इवन जो अभी 1 जुलाई 2023 से हमने नए कानून नाम लिया जा रहा है, जिसका भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसमें 90% जो कानून है वो पुराने कानूनों से ले लिए गए हैं। और जो है ये सब इंग्लिश में लिखे हुए हैं। तो अब इंग्लिश में लिखने, पढ़ने, समझने, बोलने में जो जिसमें थोड़ी कमी होगी उसे एडवोकेट के लिए थोड़ा टिकना आसान नहीं है। उसे जो है छोटे लेवल के काम करने पड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी कमाई भी कमी होती है। अब अक्सर आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और जो कैट के वकील ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि जो है उनकी ड्राफ्टिंग अच्छी होती है, इंग्लिश स्पीकिंग, राइटिंग स्किल अच्छी होती है उनकी, तो इसलिए वो जो है ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि क्लाइंट जब वकील के पास जाए तो वो वकील को ये देखे कि भाई ऐसा ना हो कि वो बहुत ही ज़्यादा नीडी वकील हो और वो जो है चाहता हो कि भाई पता लगा आप पर 1000 रुपये का जुर्माना होना है, वकील साहब ने आपका मुकदमा चलवा दिया 6 साल, तो हर तारीख में ये आपके 500 रुपये लग जाएंगे। तो वकील साहब आपको ये बताने में समर्थ होना चाहिए कि भाई आपकी सज़ा 2 साल से कम ही हो सकती है जिस धाराओं का आपका अपराध है। तो आप एक काम करो कि भाई लोक अदालत में एडमिट कर लो इस चीज़ को। अब जब आप एडमिट कर लोगे तो मिनिमम पनिशमेंट आपको मिल जाएगा। अगर जुर्माना है 500 रुपये का, 500 रुपये में आपकी जान छूट जाएगी। 6 तारीख पर तारीख भुगतने से अच्छा है कि आप जो है जुर्माना देकर बरी हो जाए, अपने काम काज में लगे, आगे से ऐसे काम भी ना करें जो कि न्यायपालिका को आपका जुर्माना लगाना पड़े। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि अच्छा वकील आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये देखना होगा कि वो वकील साहब का मकसद क्या है, वकील साहब की रेपुटेशन क्या है। और वकील साहब अक्सर आपको कोर्ट में दिखते भी हैं नहीं, कभी पता लगा कि वो कोर्ट में जो है जा ही नहीं रहे हैं। अक्सर अच्छा वकील कोर्ट में आपको मिलेगा जब कोर्ट खुली होगी, तो वो कोर्ट में मिलेंगे। और जो बहुत ही अच्छे वकील हैं वो तो जो जब कोर्ट बंद भी होती है तब भी कोर्ट में मिलते हैं, क्योंकि जो है उन्हें वहाँ पे सीखने को मिलता है, वहाँ पे उनका पूरा सिस्टम बना होता है, वहाँ पे वो सीखते रहते हैं और अपने केस के बारे में स्टडी करते रहते हैं कि केस को कैसे जीता जाए। तो वकील अच्छा आपको मिल जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वकील साहब आपको अच्छे मिल जाएंगे और आपको न्याय भी दिला पाएंगे, आपको भरोसा रखना है। वैसे भी वकील साहब को कोर्ट का ऑफिसर इसलिए कहा जाता है कि वो न्यायपालिका की मदद करते हैं न्याय दिलाने में। और एक प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस हमेशा काम करती है एक्यूज पर, और कुछ ही धाराएँ हैं जिसमें ये प्रिजम्पशन काम नहीं करते, वरना जो है जब तक अपराधी को सज़ा ना हो जाए, आरोपी को सज़ा ना हो जाए, तब तक ये माना जाता है कि वो निर्दोष है। और ये प्रिजम्पशन कोर्ट कचहरी में जज भी मानते हैं और जो कोर्ट ऑफिसर हैं वो भी मानते हैं, सरकारी अधिकारी भी मानते हैं। तो आपको जो है बिल्कुल घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा वकील ढूंढिए और फिर उस पर भरोसा कीजिए। अक्सर जो है कुछ जो वकील हैं, मेरे जैसे वकील हैं जिन्हें सरकार से बेनिफिट दे रही है, सरकारी नौकरी की है, सरकार से बेनिफिट हम ले रहे हैं, तो हम प्रो बोनो भी काम करते रहते हैं। हम जो है क्लाइंट्स जो हमारे पास आते हैं उनके 50% से ज़्यादा काम फ्री में ही कर देते हैं, और कई बार तो अपनी तरफ से पैसा लगा के काम कर देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं हमारे सामाजिकता का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। जिसने सरकारी सेवा कर ली है तो वो ज़्यादा अच्छा जो है वकील बन पाता है, मेरा ये मानना है। और यहाँ पे मैं आपसे चाहूँगा कि एक अच्छा वकील ढूंढे और केस को जल्दी से जल्दी निपटाए। धन्यवाद, शुक्रिया।